हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स बाट का। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2। यह आपका सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। और इसके पीछे जो आपका सेट नंबर 1 हुआ है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपका उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप के पूछे जा रहे हैं, जो अभी पैटर्न चल रहा है, उनसे जो है आपका मुलाकात करवाया जाएगा। उसके सोल्व करने के तरीके को यहाँ पे आपको बताया जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लास के जस्ट बाद इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका वेन डायग्राम का है और यह सवाल आपका पूछा गया था एनटीपीसी में। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपका अक्सर आते रहता है। देखिएगा, बोला क्या है, बोला है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 42 गणित पसंद करते हैं, ठीक है, 32 अंग्रेजी पसंद करता है और 12 न तो गणित और न ही अंग्रेजी पसंद करते हैं। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टोटल कितना स्टूडेंट है? टोटल 60 स्टूडेंट है। तो टोटल 60 स्टूडेंट में से 12 जो है न तो गणित पसंद करता है और न ही अंग्रेजी, तो 60 में से 12 हटा लीजिए, कितना बच गया आपका? 48। यानी गणित और अंग्रेजी पसंद करने वाले छात्रों का कुल संख्या कितना है? 48 ही है। यह बात ध्यान रहे, गणित और अंग्रेजी पसंद करने वाले कुल छात्रों का संख्या कितना है? कुल छात्रों का संख्या 48 ही है। 60 छात्र जरूर है, लेकिन 12 ऐसा है जिसको ना तो अंग्रेजी पसंद है ना ही गणित पसंद है, उसको हटा दिए, कितना बच गया? 48। अब आगे यहाँ देखिए, अब इन 48 छात्रों में से देखिए 42 को क्या है? 42 को जो है वह आपका गणित पसंद है, ऐसा बोल रखा है, और 32 को अंग्रेजी पसंद है। तो 42 प्लस 32 करने पर कितना आ जाता है? देख लीजिए, जब आप 42 प्लस 32 करिएगा तो यह हो जाएगा आपका 74। तो यहाँ 74 आया। 74 आने का मतलब क्या है कि गणित और अंग्रेजी पसंद करने वाले का कुल संख्या यहाँ 74 आ गया है, जबकि कुल संख्या कितना आना चाहिए? 48 ही होना चाहिए। 74 आने का मतलब क्या है? 74 आने का मतलब है कि इसमें से आप 48 माइनस करिए, इतना जो छात्र होगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 26 होगा। 26 ऐसे छात्र होंगे जो दोनों विषय पसंद करता होगा। ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, अच्छे से आप समझ लीजिए। बोला क्या है कि अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना है? 48। जब हम अलग अलग देखें तो पता चला कि गणित जो है वो 42 छात्रों को पसंद है और अंग्रेजी 32 छात्रों को पसंद है। जोड़ने पे कितना आ गया? जोड़ने पे 74 आया, जबकि दोनों पसंद करने वाले छात्रों का कुल संख्या 48 ही होना चाहिए। तो यह जो एक्स्ट्रा आया है 26 इस वजह से एक्स्ट्रा आया है क्योंकि 26 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको गणित भी पसंद होगा और अंग्रेजी भी पसंद होगा, दोनों जगह उसका काउंटिंग हो गया होगा। जैसे आपसे हम यह कहे कि 10 लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। चाय और कॉफी, एक सभा में 10 लोग हैं, ठीक है। अब इस सभा में 10 लोग हैं, इसमें से बोलेंगे कि 8 को चाय पसंद है और 5 को कॉफी पसंद है। तो 10 में से ही 8 को चाय और 5 को कॉफी पसंद है, इसको जोड़िए, चाय प्लस कॉफी कितना आ रहा है? 13। कोई 10 में से 10 व्यक्ति में से 8 को चाय और 5 को कॉफी, तो कितना आया जोड़ने पे? 13। जबकि विद्यार्थी का संख्या, व्यक्ति का संख्या कितना है? 10। तो यह जो एक्स्ट्रा 3 है वो वैसा होगा जिसको चाय और कॉफी दोनों पसंद होगा, जो दोनों जगह होगा। ठीक है, इस वजह से एक्स्ट्रा आता है। अब बनाएंगे हम लोग इसका वेन डायग्राम, आइए बनाते हैं। एक तो हो गया आपका गणित का, ठीक है, यह हो गया वेन डायग्राम किसका? गणित का हो गया, मैथ का। और दूसरा वेन डायग्राम आपको बना लेना है कुछ इस प्रकार से, जो कि आपका इंग्लिश पसंद करने वाले का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यह वेन डायग्राम इस सर्किल के अंदर उसको रखेंगे जो गणित पसंद करता है, ठीक है, और इसके अंदर उसको रखेंगे जो अंग्रेजी पसंद करता है। हमेशा पहले क्या करना है कि कॉमन डाटा आपको लिखना है। तो गणित और अंग्रेजी दोनों पसंद करने वाले का संख्या कितना आया है? 26, उसको यहाँ पे रखेंगे। देखिए, बेहतर क्वेश्चन है, समझना है यहाँ पे। 26। अब आगे क्या बोला था? 42 को गणित पसंद है। तो गणित वाले में कितना टोटल आपको लिखना है? 42 ही ना। तो गणित में पहले से 26 है, तो 26 प्लस 16 42 हो जाएगा। गणित वाले वेन डायग्राम में पहले से तो 26 है ही, 26 प्लस 16 42 हो जाएगा, क्योंकि गणित जो है 42 छात्र ही पसंद करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी कितना? 32। तो अंग्रेजी में पहले से तो 26 है ना, तो 6 और लिखेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा? अंग्रेजी पसंद करने वाला। ठीक है, यह क्या हो गया? केवल अंग्रेजी पसंद करने वाला 6 है, लेकिन अंग्रेजी बोले तो इसके अंदर जितना आएगा सब अंग्रेजी पसंद करने वाला हो जाएगा।
अब पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या है, कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है? क्या आंसर करेंगे हम? 26। 26 ऐसे छात्र हैं जिनको गणित और अंग्रेजी दोनों पसंद है। दूसरा, कितने छात्रों को वास्तव में केवल एक ही विषय, केवल एक विषय पसंद करने वाले, तो केवल एक विषय पसंद करने वाले छात्रों का संख्या कितना हो जाएगा? 16 और 6 22। विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। केवल एक विषय, ऐसा तो नहीं बोला है ना कि केवल गणित पसंद करने वाले या केवल अंग्रेजी पसंद करने वाले, क्या बोला है कि केवल एक विषय पसंद करने वाले। तो केवल एक विषय, 16 ऐसे छात्र हैं जिनको केवल गणित पसंद है और 6 ऐसे छात्र हैं जिनको केवल अंग्रेजी पसंद है। तो 16 और 6 22, 22 ऐसे छात्र हैं जिनको केवल एक ही विषय पसंद है। ठीक है, कितने छात्र? 22 ऐसे छात्र हैं जिनको केवल एक ही विषय आपका पसंद है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ कथन और निष्कर्ष दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कथन के हिसाब से पहले वेन डायग्राम बनाते हैं और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर निकालते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। हमेशा क्या करना होता है सिलॉक्स के क्वेश्चन में, कथन के आधार पर यह तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। पहला कथन क्या है? सभी लाल रंग है। सभी क्या है? सभी लाल जो है वो आपका रंग है। तो हम क्या करेंगे, सभी लाल को किसके अंदर रखेंगे? सभी लाल को जो है वह रंग के अंदर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बोला है कोई रंग वर्णक नहीं है। कोई रंग जो है वह वर्णक नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, वर्णक हमारा अलग रहेगा। वर्णक कहाँ रहेगा? वर्णक हमारा अलग रहेगा और हम यह लिखेंगे कि कोई भी जो रंग है ना वह वर्णक के साथ कैसा रिलेशन रखता है? नेगेटिव रिलेशन रखता है। ठीक है, ऐसा जरूर आप करिएगा। सिलॉक्स टॉपिक में हम बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को बता चुके हैं। अब आगे देखिए, सभी लाल क्या है? रंग है, और जो भी रंग है उसमें से कोई भी जो है वो आपका वर्णक नहीं है। रंग अलग है, वर्णक अलग है। ठीक है, चलिए, और रंग क्या है? जो भी लाल है वह सब रंग है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला निष्कर्ष देखिए, कोई लाल वर्णक नहीं है। देखिए, कोई लाल वर्णक नहीं है, सही बात है, क्योंकि जो लाल है सब रंग है और जो रंग है वो वर्णक नहीं है। तो जो भी लाल होगा वो वर्णक नहीं होगा, तो यह तो बिल्कुल सही हो गया पहला निष्कर्ष। दूसरा, कुछ रंग लाल है। कुछ रंग लाल है, देखिए यह पूरा रंग का हिस्सा, और इसमें से कुछ तो लाल है ना, यह पूरा रंग है, रंग का कुछ हिस्सा क्या है? लाल है। यानी पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, यह आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पिछला सिलॉक्स का क्वेश्चन था, यह कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना है, भाषा के आधार पर ही अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। कथन देखिए क्या है, नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। देखिए, नैना किसको देखी है? सुनीता को, और उसकी सुंदरता की प्रशंसा किया है। अब इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला, सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। उसकी सुंदरता की का यहाँ पे तुलना तो नहीं किया गया है ना, उसकी सुंदरता का प्रशंसा किया है। ठीक है, सुंदर वह होगी, हो सकती है कि नैना भी सुंदर होगी, तो यहाँ तुलना नहीं किया गया है, इसलिए यह वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या कथन में कहीं ऐसा लिखा है कि नैना सुनीता से अधिक खूबसूरत है या सुनीता नैना से अधिक खूबसूरत है? ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। यहाँ तुलना जो हम लोग करेंगे वो क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। यहाँ पे इसके ड्रेसिंग सेंस का कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो यह निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। निश्चित सत्य मतलब यहाँ पे पूरा पूरा मैच करना चाहिए। ठीक है, सही सही होगा तभी जाकर के वह निष्कर्ष क्या होगा? निश्चित सत्य होगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बोला है एक पार्टी में प्रत्येक दंपति यानी प्रत्येक जोड़ा है, पेयर है, के पास न्यूनतम एक संतान है जो कि नाबालिग है। ध्यान रखिएगा, जितना भी दंपति है, जितना भी पेयर है, ठीक है, कपल्स है, उसका एक संतान है। ओके, आगे पार्टी में 12 वैवाहिक जोड़े हैं। पार्टी में कितने कपल्स है? 12 कपल्स है, और हर कपल्स के पास 12 कपल कहने का मतलब कि 12 दूना 24, पति पत्नी मिलाकर के 24 होगा, और हर कपल्स के पास क्या है? एक बच्चा है, ऐसा अनिवार्य है, बोल रखा है। तो 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36। अब इतना चीज हम लोग को पता चल गया। बोला है कि तब इनमें से कौन सा निष्कर्ष संभव होगा? पहला, पार्टी में कम से कम 24 पुरुष हैं। पार्टी में कम से कम 24 पुरुष है। क्या इससे क्लियर हो जाएगा कि पार्टी में कम से कम 24 पुरुष है? नहीं, कम से कम अगर 12 बोलता तो चलता, यहाँ क्या बोला है? 24 बोला है, यह हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, पार्टी में कम से कम 36 व्यक्ति है, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्टी में कितना व्यक्ति हो जाएगा? 36 व्यक्ति।
12 तो यहाँ पे कपल है ना, तो 12 दूना 24, और हर कपल का एक संतान है, तो 24 और 12 कितना होगा, 36। आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प बी होगा। तीसरा क्या है, पार्टी में केवल 12 पुरुष है। भाई 12 तो यहाँ पे वैवाहिक जोड़ा है पुरुष का, ठीक है। हो सकता है कि जो संतान है उसमें से भी कुछ पुरुष हो सकता है ना, मेल हो सकता है। तो बाकी का दोनों क्या है, आपका गलत है। अगला देख लीजिए, यह आपका क्वेश्चन जो है वह कथन और धारणा का है, स्टेटमेंट और एजप्शन। यह निष्कर्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य, और धारणा वह होता है जो आंशिक सत्य होता है, ठीक है। जो भी यहाँ जो कथन दिया गया उसका सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा, वह धारणा हमारा सही हो जाएगा। लेकिन निष्कर्ष क्या होगा, जो निश्चित सत्य होगा, जो 100% सही होगा, वही निष्कर्ष सही होगा। यहाँ देखिए कथन पर ये क्या है, अपने रुपयों को तिगुना करने के लिए किसी होर्डिंग पर एक टैगलाइन था। कहीं होर्डिंग लगा हुआ है जहाँ पे एक टैगलाइन लिखा हुआ है कि अपने पैसे को तिगुना करे, ठीक है। अब इसे धारणा क्या है, आश्वासन भरोसेमंद नहीं है। अब आश्वासन जो है भरोसेमंद है कि नहीं है, यह बात तो हमें नहीं पता है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। क्या यह चीज जो है इसके अंदर अंतर्निहित है, हमें यही देखना होता है कि इस कथन के अंदर यह जो धारणा है वो अंतर्निहित है कि नहीं, इसके अंदर मिल रहा है कि नहीं, तो यह नहीं मिल रहा है। आश्वासन भरोसेमंद है या नहीं है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, लोग तेजी से पैसा कमाना चाहता है। भाई यहाँ जो दिया गया है कि अपने पैसे को तिगुना करे, जो विज्ञापन लिखा गया है, विज्ञापन लिखने के पीछे मोटिव क्या होगा, मोटिव तो यही होगा कि भाई लोग जो है अपने पैसे को तिगुना करना चाहता है, इस वजह से इस टाइप का विज्ञापन जो है हमें देखने को मिलता है। तो हमारा क्या होगा, इस लाइन के अंदर, इस कथन के अंदर यह जो है आपका धारणा वह अंतर्निहित लग रहा है, तो आंसर होगा केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। देखिए केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, विकल्प डी हमारा यहाँ फिर से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, बोला है प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि डी, सी और एल एक पंक्ति में खड़े हैं, बीच में कौन खड़ा है, यह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 2 कथन में से कौन सा कथन हमारे लिए अनिवार्य है। मतलब हम इस सवाल का जवाब डी, सी, एल एक पंक्ति में खड़ा है, बीच में कौन है, यह बात हम कहाँ से बता सकते हैं। तो बोला है डी सी के दाईं ओर खड़ा है। बोला क्या है, डी क्या है, डी जो है, डी वह सी के दाईं ओर, मतलब यहाँ सी तो यहाँ पे डी खड़ा है, डी सी के दाईं ओर खड़ा है, ठीक है। और आगे बोला है सी एल के दाईं ओर खड़ा है। सी क्या है, सी जो है वह आपका एल के दाईं ओर, सी कहाँ खड़ा है, सी आपका जो है वह एल के दाईं ओर खड़ा है। अब इससे यह पता तो चल गया ना कि बीच में कौन है, बीच में कौन है, सी। तो बीच में कौन है यह पता कब चला, जब हम कथन 1 और कथन 2 दोनों का उपयोग किए। दोनों के उपयोग करने के बाद ही हमें पता चला कि बीच में कौन खड़ा है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, दोनों एक साथ पर्याप्त है। जब तक हम दोनों को मिलाएंगे नहीं तब तक हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे कि DCL में से कौन बीच में खड़ा है। कौन बीच में खड़ा है, इसके लिए इस दोनों कथन का उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो यही बताना है कि कौन से कथन का उपयोग करके अपने क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अगला देखिए, बोला किसी कक्षा के सभी 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन हम आपको कराए थे। बोला है कि रोहन और निखिल के बीच में कितने छात्र खड़े हैं। जब भी आपको यह पता करना हो ना कि 2 व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो दोनों का आप पोजीशन एक ही तरफ से निकालिएगा, एक ही साइड से दोनों का पोजीशन। जैसे देखिए रोहन के बारे में क्या बोला है कि रोहन दाएं से 8वें स्थान पर। तो आप एक बात बताइए कि रोहन अगर दाएं से 8वें स्थान पर है तो रोहन बाएं से यानी कि लेफ्ट से कौन से स्थान पर होगा, कैसे निकालिएगा। दाएं से स्थान दिया उसको बाएं में कैसे बदलिएगा। तो टोटल छात्र कितना है 20, उसमें 1 जोड़ दीजिए यानी 21। यह क्या है, यह आपका है टोटल +1। कुल छात्रों की संख्या में 1 जोड़ दीजिए, टोटल +1। और इसमें से इसका जो स्थान दाएं तरफ से दे रखा है उसको घटा लीजिए, बाईं ओर से इसका स्थान निकल जाएगा। यानी बाईं ओर से यह कितने नंबर पर होगा, 13 नंबर पे होगा। दाईं ओर से स्थान दिया है, बाईं ओर से स्थान आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैंकिंग टॉपिक में बहुत अच्छे से इसको क्लियर हम किए हैं। आगे देखिए, निखिल बाएं से 10वां। अच्छा, निखिल का स्थान तो बाएं से दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। निखिल क्या है, निखिल बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से कितने नंबर पर है, यह आपका 10वें नंबर पर है। अब चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों का स्थान पता चल गया है। इस क्वेश्चन में रोहन का भी स्थान पता लग गया है और निखिल का भी स्थान पता लग गया। और किस ओर से लग गया है,
बाईं ओर से, दोनों का स्थान बाईं ओर से पता लग गया। अब हमें यह बताना है कि इसके बीच में कितना विद्यार्थी, इसके बीच में कितना व्यक्ति खड़ा है। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस चेक करिए। 13 और 10 में कितना का अंतर है, 3 का। जितना का डिफरेंस होगा उससे एक कम व्यक्ति होता है, तो 3 - 1 कितना होगा, 2। आंसर 2 हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहे कि डी और जी के बीच में कितना लेटर, तो डी और जी आप बताइए कि डी बाईं ओर से कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, और जी बाईं ओर से कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। 4 और 7 में अंतर कितना का, 3 का। तो अंतर 3 का है, तो इसके बीच में 2 लेटर होगा। देखिए डी और जी के बीच में क्या आता है, ई और एफ आता है। तो जितना का अंतर होगा उससे एक कम। तो हमने क्या किया कि दोनों का स्थान एक ही तरफ से निकाल लिए, बाएं से ही निकाल लिए, और दोनों का स्थान जब बाएं से निकल गया तो फिर इसके स्थान में डिफरेंस 3 का है, तो व्यक्ति कितना होगा, 2 होगा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, रोहन का स्थान दाएं से 8वां दिया है ना, तो इसका भी स्थान हम दाएं से निकाल लेते। कैसे निकालते, टोटल +1 में से माइनस करके। तो 21 में से हम क्या माइनस करेंगे, 21 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 11। दोनों का स्थान दाईं ओर से निकल गया। जब दोनों का स्थान दाईं ओर से है तो अब डिफरेंस देखिए कितना का आया, 3 का। 3 का डिफरेंस है तो कितना व्यक्ति होगा इसके बीच में, 2 व्यक्ति होगा। तो जब भी हमें यह पता करना होगा कि 2 व्यक्तियों के बीच में कितना व्यक्ति है, तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि दोनों का स्थान या तो बाईं ओर से निकालेंगे या फिर दाईं ओर से। कभी कभी आगे और पीछे भी देता है, तो दोनों का स्थान हम आगे से निकालेंगे या फिर पीछे से निकालेंगे, और उसके स्थान में जो भी डिफरेंस होगा उससे एक कम व्यक्ति उसके बीच में हो जाएगा। आगे अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है 15 फरवरी 2018 को गुरुवार, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन हो। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ क्या है, 15 फरवरी 2018, तो 15 फरवरी 2018, 15 फरवरी क्या है, 2018 है, ठीक है। इसका दिन क्या दे रखा है, इसका दिन आपका दे रखा है कि भाई गुरुवार है। अगर इस दिन गुरुवार है तो सवाल क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सवाल यह पूछा है कि 18 अप्रैल 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही आपका क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक बात जरा ध्यान से समझिएगा कि एक साल में ना, एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, और 365 में 7 से भाग करिए, विषम दिन कितना आता है, 1। यानी अगर हम आपसे कहे कि 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जो एक दिन बाद होगा। जैसे आपसे कहे 7 दिन बाद क्या होगा, वही दिन होगा, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन में वही दिन वापस लौट के आ जाता है। 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 8 में 7 से भाग करिए, शेष क्या आता है, 1। 8 दिन बाद वही दिन होगा जो एक दिन बाद। 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 16 में 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष कितना आया, 2 आया। यानी 2 दिन बाद जो दिन होगा वही 16 दिन बाद होगा, ठीक है। तो एक साल में होता है 365, 365 दिन का मतलब होता है एक विषम दिन। मतलब जब हम एक वर्ष के अंतर पर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा। तो अगर 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, इसका मतलब कि 15 फरवरी 2019 को क्या होगा, 15 फरवरी 2019 को शुक्रवार हो जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, डायरेक्ट 15 फरवरी 2019 में शुक्रवार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए। अब फरवरी हम लोग आ चुके हैं 2019 में, 15 फरवरी 2019 का दिन शुक्रवार है। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़िए। फरवरी में देख लीजिए कितना दिन बचा हुआ है, फरवरी में देखिए 28 दिनों का होता है, फरवरी में 13 दिन बचा हुआ है। फरवरी खत्म, मार्च में कितना दिन, 31 दिन, मार्च खत्म। अप्रैल में कहाँ तक जाना है, 18 अप्रैल तक, तो 18 और जोड़ लीजिए। यही तो करेंगे। क्या करेंगे हम, फरवरी में 13 दिन बचा हुआ है। अगर फरवरी लीप ईयर का होता तो फरवरी में 14 दिन आपका बच रहा होता। लीप ईयर का फरवरी 29 दिन का होता है। लीप ईयर का फरवरी मतलब जिस साल का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता हो, और शताब्दी वर्ष रहने के केस में 400 से कटता हो, उसमें क्या होता है, उसका जो फरवरी होता है वो 29 दिन का, ठीक है। तो यहाँ फरवरी आपका 28 दिन का, तो फरवरी में 13 दिन बचा हो, चूंकि 2019 है तो फरवरी में 13 दिन, फरवरी समाप्त, मार्च 31 दिन, और अप्रैल में हमें 18 तक ही जाना है। मतलब इतना दिन और आगे हमें बढ़ना है। हम इसको अगर छोटा करना चाहे तो तरीका यह कहता है कि आप जो है 7 से भाग करके इसको डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं। तो 7 से भाग करिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा 6, 7 चौके 28, शेष कितना हो जाएगा 3, और 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष कितना 4 आ जाएगा। यहाँ एक बात समझिए, जब भी 7 बने तो उसको हटा दीजिए। तो 3 और 4 7 बन रहा है, हटा दीजिए, क्या बचा 6। यानी आपका आंसर क्या होगा, शुक्रवार प्लस 6, और शुक्रवार में 6 जोड़िएगा तो फिर से आपका गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार में 6 जोड़िएगा तो गुरुवार। आंसर विकल्प बी हो जाएगा।
अगर हम आपसे कहे कि शनिवार में अगर 6 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, तो शनिवार में अगर 6 जोड़िएगा तो फिर से आपका शुक्रवार आ जाएगा। 6 दिन बाद वही दिन होता है जो एक दिन पहले। 6 दिन आगे जाने से बेहतर है कि एक दिन पीछे आ जाइए। अगर हम आपसे कहे कि रविवार, आज रविवार है, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 5 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 2 दिन पहले। प्लस माइनस का सम बस 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 आगे बढ़ने से बेहतर है हम 2 दिन पीछे हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या था, गुरुवार शुक्रवार में 6 जोड़ना था, 6 जोड़ने से बेहतर है हम एक दिन पीछे आ जाए। अगला सवाल देखिए, बोला है 6:43 में घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में बनने वाले न्यून कोण का माप। 6 बजकर क्या है, 6:43 है। यहाँ अगर हम आपसे कहे कि आवर का वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे कि सर 6 है, ठीक है। और मिनट का वैल्यू क्या है, तो मिनट का वैल्यू यहाँ पे आपका 43 है। जब भी कोण पता करना हो कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है, 60H माइनस 11M और बट्टा 2। फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, 60H माइनस 11M बट्टा 2। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव नहीं बनेगा। तो अगर यह वैल्यू बड़ा यह छोटा है तो इसमें से इसको घटा लीजिएगा, और अगर यह बड़ा है यह छोटा है तो इसमें से इसको, मतलब बड़का में से छोटका आपको घटा लेना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 6 है। तो 60 में 6 से गुना करेंगे, 60 गुने 6 कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ 360 आ गया, माइनस 11 गुने m। तो 43 में हम क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 4 7 और कितना 3। 11 से गुना करने का तरीका है ना, जैसे 43 में 11 से गुना करना है तो 4 और 3 को हटा के लिखिए और बीच में दोनों को जोड़ दीजिए। तो 4 और 3 कितना 7, तो 473 हो जाएगा। 11M यानी 11 गुने 43, तो 11 में 43 से गुना करेंगे 473। बट्टा में क्या होगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। घटाइए, बड़ा वैल्यू कौन सा है, यह वाला, इसमें से इसको घटाना है। आइए घटाते हैं। 3 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 होगा। 113, 113 बट्टा 2 करिए, 2 से भाग करिएगा कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 1 बचेगा 13, 2 छक्के 12 यानी 56.5 डिग्री। कितना होगा, 56.5 डिग्री। विकल्प सी इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन कभी कभी क्या करता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कभी कभी आपसे पूछेगा कि यहाँ देखिए क्या बोला है, सुई के बीच बने न्यून कोण का माप ज्ञात कीजिए। हमेशा कोई भी एक टाइम में 2 कोण बनता है, यानी 6:43 में 2 कोण बनेगा, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण, ठीक है। 6:43 कोई भी टाइम आप लीजिए, मान लीजिए कि एक समय है, कितना बज रहा है आपका, 9 बज रहा है। तो 9 बजे क्या होगा, 2 कोण, 9 बजे क्या होगा, जो आपका आवर वाला सुई है वो 9 पे होगा और मिनट वाला 12 पे होगा। तो 9 बजे एक कोण तो यह वाला बनेगा छोटा वाला, और एक इस तरफ से बड़ा वाला कोण बनता है इस दोनों सुई के बीच में। और जब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 360। तो एक कोण हमेशा इस फॉर्मूला से निकालिएगा, और दूसरा कोण अगर निकालना होगा, ठीक है, दूसरा कोण अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा। दूसरा कोण निकालने के लिए जो पहले कोण का माप आया है ना 360 डिग्री, जो पहले कोण का माप आया उसको 360 में से माइनस कर लीजिए। तो 360 में से हम क्या करेंगे, 56.5 डिग्री माइनस करेंगे। अगर 360 में से 56.5 डिग्री हम माइनस करते हैं तो सेकेंड कोण का माप आपका निकल जाएगा, और सेकेंड कोण जो होगा वह क्या होगा, वह आपका या न्यून कोण है या आपका अधिक कोण हो जाएगा। न्यून कोण बोलते हैं 90 से छोटा वाले को, और अधिक कोण बोलते हैं 90 से बड़े वाले को। तो 2 कोण आपका निकलेगा हमेशा। फॉर्मूला से एक एंगल निकलेगा, दूसरा एंगल निकालना होगा तो 360 में से हम लोग माइनस कर लेंगे। जो पूछा होगा, बड़ा कोण का माप पूछेगा तो यह हमारा आंसर होगा, छोटे कोण का माप पूछेगा तो यह वाला आंसर हो जाएगा। हमेशा जो छोटका कोण होता है वह आपका क्या होता है, 180 से कम ही रहता है। आगे चलिए, यह सवाल भी क्लॉक का है। बोला है एक घड़ी 1 घंटा में 5 मिनट तेज हो जाता है। एक घड़ी क्या है, यह आपका क्लॉक एरर का क्वेश्चन है। 1 घंटा में 5 मिनट तेज। अब 1 घंटा में 5 मिनट तेज बोला है, यानी प्रत्येक 1 घंटा पर यह क्या होगा, 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा। मतलब कि 1 घंटा में 1 घंटा 5 मिनट यह दिखाएगा। 2 घंटा में 2 घंटा 10 मिनट यह दिखाएगा, ठीक है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी को सही सेट किया गया तो शाम के 6:30 बजे यह दिखा रहा है। तो आप बताइए कि दोपहर 12 से शाम के 6:30 में कितने घंटा का अंतर आ गया होगा, 6 घंटे का। राउंड फिगर में लेना है आपको, 6 घंटे का। क्लियर, 12 से 6:30 कितना घंटा, 6 घंटा। और घड़ी जो है प्रत्येक घंटा में 5 मिनट तेज होता है, तो 6 घंटा में 6 गुने 5 यानी कि 30 मिनट तेज हो जाएगा। तो अभी समय अगर दिखा रहा है 6:30,
तो वास्तव में क्या होगा, इसमें 30 मिनट फास्ट होगा तो 30 कम कर दीजिए, यानी सही समय क्या हो जाएगा, शाम के 6 होगा। घड़ी हर घंटा में 5 मिनट तेज चलता है, 12 बजे इसको सही किया गया, 6:30 बजे भी दिखा रहा है, मतलब 6 घंटा तो घड़ी चल चुका है, 6 घंटा घड़ी चल चुका है। इसका मतलब कि 6 घंटे में 6×5 30 मिनट, या फास्ट दिखा रहा होगा, समय ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो 30 मिनट कम कर लीजिए, 6.5 - 30 करेंगे 6 हो जाएगा। आगे चलिए, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 के सही दर्पण छवि को दर्शाए। दर्पण छवि जब भी पूछा जाए तो जो भी समय दे उसको क्या करना है, उसको 12 में से घटाना है, लेकिन समय अगर घंटा मिनट के रूप में रहे तो 11:60 में से। तो समय यहाँ क्या दिया है, 9:30, 9:30 को 11:60 में से माइनस कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 60 में से 30 माइनस करिएगा 30 होगा, 11 में से 9 माइनस करिएगा 2 होगा, 2:30। जब भी कोई समय का क्या पूछा जाए, दर्पण छवि समय पूछा जाए, प्रतिबिंब समय पूछा जाए, दर्पण में देखने पर क्या समय होगा यह पूछा जाए, सब एक ही बात है। तो दिए गए समय को 12 में से माइनस करिए। अब 12 में से माइनस करने का मतलब है कि समय अगर केवल आवर के रूप में दिया है तो 12 में से माइनस करिए, अगर समय घंटा मिनट के रूप में दे रखा है तो 11:60। भाई 11:60 का मतलब ही तो 12 ही होता है, 12 में से घटाने में दिक्कत होगा इसको, आपको है ना, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इस वजह से 11:60 के रूप में इसको लिख लीजिए। और मान लीजिए कि समय घंटा मिनट सेकेंड के रूप में दे दिया, तो क्या करना है आपको, 11, 59 और 60 में से जो समय दे रखा है उसको घटा लेना है। यह भी आपका 12 ही है, बस इसको घंटा मिनट सेकेंड के रूप में लिखा गया। 60 होने का मतलब यह भी 60 होगा, और 60 होने का मतलब कि 12। अभी देखिए 11:60 कभी तो होता नहीं है, 11:60 का मतलब कि 12, तो तीनों जगह 12 ही हो रहा है। तो वास्तविक समय देकर के दर्पण समय पूछे या दर्पण समय देकर के वास्तविक समय पूछे, दोनों ही केस में दिए गए समय को हम क्या करेंगे, 12 में से माइनस कर लेंगे। अगला देख लीजिए, आकृति में त्रिभुज की संख्या को ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा फिगर बने ना इस तरीके का, तो यहाँ पे आपका 8 त्रिभुज हो जाता है। कितना, 8। तरीका क्या कहता है, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डबल करिए इस टाइप के फिगर में। तो यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, यह तो 8 और 4 कितना होगा, 8 और 4 12, विकल्प बी आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अंदर में देख लीजिए ऐसा फिगर है तो 8 और 4 ऊपर से एक्स्ट्रा है, तो 8 और 4 12। आगे चलिए, यहाँ पे क्या पूछा है, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब समय, और दर्पण कहाँ है, दर्पण यहाँ पे है नीचे। तो दर्पण जब भी नीचे लगाया जाए या दर्पण ऊपर लगाया जाए, वस्तु के ऊपर दर्पण रहे या वस्तु के नीचे दर्पण रहे, यह क्वेश्चन आपका वास्तव में किसका हो जाता है, वाटर इमेज का। इसका क्वेश्चन होगा वाटर इमेज का। दोनों अभी हम लोग देखेंगे, वाटर इमेज भी और मिरर इमेज भी। वाटर मतलब कि पानी में तस्वीर। वाटर इमेज में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, वाटर इमेज का क्वेश्चन कब बन जाएगा, क्वेश्चन में अगर साफ साफ लिखा रहे कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर जो मिरर है, जो दर्पण है, उसको नीचे से लगाया जाए या फिर ऊपर से लगाया जाए, तो यह क्वेश्चन आपका वाटर इमेज का हो जाएगा। और वाटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई एरो है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मिरर है या फिर जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो इसका फिगर हमें कैसा दिखेगा, इसका फिगर हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यानी अपने स्थान पर यह ऊपर से नीचे की ओर उलट जाता है। जल में देखने पर वस्तु हमें अपने स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर उल्टा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका लेफ्ट में है वह लेफ्ट में ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि पी का बताइए कि क्या हमें दिखेगा जल प्रतिबिंब, तो पी है ना, अभी देखिए इसका जो उभरा हुआ भाग है वह लाइन के दाईं ओर है, तो अभी भी उभरा हुआ भाग कहाँ रहेगा, लाइन के दाईं ओर ही रहेगा, लेकिन पहले ऊपर था अब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऐसा होता है किसमें, जल प्रतिबिंब में। अब इसके अनुसार आप सोचिए कि जब आप इसको उल्टा करिएगा तो क्या होगा, यह जो सर्किल है दाईं ओर ही दिखेगा लेकिन ऊपर, तो सर्किल दाईं ओर ऊपर एक तो इसमें है और एक आपका इसमें है, तो विकल्प यह जो है विकल्प सी, और मतलब फिगर है, यह विकल्प नहीं है, फिगर बी और फिगर सी तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्किल जो है जब अपने स्थान पे उल्टा इसको करिएगा तो यह सर्किल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो दाहिनी ओर सर्किल ऊपर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी और सी को हटा दिए। दूसरा चीज देख लीजिए, इसमें देखिए दोनों सर्किल एक ही तरफ दे दिया, इसमें दोनों सर्किल एक ही तरफ दे दिया, तो यह फिगर भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी फिगर ए जो है इसका सही आपका प्रतिबिंब बनेगा। फिगर ए के लिए कौन सा विकल्प है, विकल्प बी फिगर ए को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे हमें क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। गौर से देखिएगा, दर्पण को चाहे दाहिनी ओर रखा जाए या बाईं ओर रखा जाए, यह सवाल आपका किसका होगा, मिरर इमेज का, यानी दर्पण प्रतिबिंब का।
और दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, राइट से लेफ्ट की ओर। जैसे मान लीजिए कि एरो इस तरीके का है, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर हम कोई लेटर लिखते हैं, जैसे आर लिखिए और पूछे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। देखिए उभरा हुआ भाग किस तरफ है, दाहिनी ओर है, अब किस तरफ आ जाएगा, बाईं ओर आ जाएगा। जैसे पी का देख लीजिए, अगर पी का हम पूछे तो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिए, अब यह जो सर्किल है ट्रायंगल के दाहिनी ओर हमें दिखेगा, दिखेगा ना। सर्कल कहाँ दिखेगा, यह सर्कल ट्रायंगल के दाहिनी ओर। तो ट्रायंगल के दाहिनी ओर इसमें तो नहीं है, ट्रायंगल के दाहिनी ओर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो फिगर बी हमारा आंसर। और फिगर बी के लिए कौन सा विकल्प, विकल्प बी। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है आपका कि जब आप प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो पूरे टॉपिक से आपको घूमने का मौका मिलता है, एक रिवीजन का मौका मिलता है कि किस तरीके का क्वेश्चन अभी पैटर्न में है, कैसा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है और उसे हमें सोल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे लेना है। ठीक है, चलिए बाकी आप प्रैक्टिस करते रहे, मैथ के साथ साथ आपको रीजनिंग भी मिलता रहेगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर यह आपका 2 था। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जैसा कि हमने आपको कहा था कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।